छोटे छोटे किले गिर रहे हैं और इन किलों में अब एक और सीट डाल देता हूं। जींद को भी ले आए विजय त्रिवेदी, तो जींद में 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, जुलाना, सफीदों और जींद। जींद तो सबसे कमजोर मानी जाती है कांग्रेस, वहां जीत रही है। और टक्कर कहां हो रही है? उच्चाणा कला और नरवाना, यानी कि दुष्यंत चौटाला टक्कर में है दुष्यंत के साथ। एक्सिस में इंडिया कह रहा है दुष्यंत हार सकते हैं और डबवाली से दिग्विजय भी हार रहे हैं। तो ये परिवारों की राजनीति वो जो दिया था वो बुझता दिख रहा है क्या? बिल्कुल मुझे लग रहा है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि जो हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े 3 परिवार थे, हुड्डा परिवार बाद की जनरेशन है, लेकिन भजनलाल परिवार, बंसीलाल और देवीलाल, तो वो तीनों परिवारों का दीपक जो है ना अब टिमटिमा रहा था, वो अब खत्म होने का है। इस इलेक्शन में बहुत कम बचने वाला है और वहाँ की राजनीति एक नए तरीके से आने वाली है। हुड्डा परिवार एक नया परिवार है और वो अभी उसको हुड्डा परिवार का नहीं, ये जाटों की राजनीति का नतीजा देखना चाहिए इस चुनाव को, जिसमें जाट 10 साल से बिना सत्ता के परेशान थे, वो बिना पावर के परेशान थे, इसलिए वो सब एकजुट होकर। तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, क्योंकि जब खट्टर साहब को लगाया गया तो एक ऐसे प्रदेश में नॉन जाट को लगाया गया जो माना जाता था कि जाटों की पक्की सीट है सीएम की, और उसके बाद एक भी पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश नहीं बचा जहां पर जाटों को लगता था कि हमारा चांस लग सकता है। देखिए, हरियाणा ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री हमेशा पब्लिक के बीच में रहता रहा। चौधरी देवीलाल से लेके सारे मुख्यमंत्री को हम लोगों ने देखा है, भजनलाल, हरियाणा भवन से लेके सब जगह भीड़। खट्टर साहब से आप मिलने जाओ तो सन्नाटा, वो कुछ उनके 1-2 अफसर और अंदर जो है खट्टर साहब। तो मतलब जो मास कनेक्ट हरियाणा में मुख्यमंत्रियों का होता रहा है वो पर मुख्यमंत्रियों को लेकर भी अभी भी वो गांव बसियानी मांगते आंगे, मैंने पहले भी कहा, पर दोहराने की जरूरत आज महसूस हो रही है। आदेश रावल, और अगर हम कैथल की भी बात कर ले, परिवारों की जब जिक्र हो ही रहा है, आप ही का इलाका है, 4 सीटों में से 2 कांग्रेस जीत रही है, गुहला और कैथल। कलायत में टक्कर बताई जा रही है, पर कैथल से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, वो चुनावी मैदान में है। तो ये अभी ना टायर्ड ना रिटायर्ड जो कहते घूम रहे हैं, पोजीशनिंग शुरू हो गई है। कल 11 बजे से एक और खेल भी शुरू होगा, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो, अगर कांग्रेस वहां सरकार बनाती दिखती है तो। देखिए, जो आप लोग बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बिल्कुल पंजाब जैसा चुनाव है। जो मुझे लगता है नैब सिंह सैनी, चरणजीत सिंह चन्नी बनने वाले हैं, और जितने बड़े परिवार वहाँ हारे थे उतने ही बड़े परिवार इस बार हरियाणा में हारने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो, देखिए मैंने एक डाटा दिया था जब टिकटें बटी थी, वो डाटा ऑलरेडी ट्विटर पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि कितनी टिकटें किसको मिली वो जानना बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र हुड्डा के कोटे में 72 सीटें आई थी, 9 सीटें मिली थी कुमारी शैलजा को, 2 सीट रणदीप सिंह सुरजेवाला को, 5 सीटें हाईकमांड के कोटे में गई थी, और 1 सीट थी कैप्टन अजय यादव की, उनके बेटे की टिकट, जो कि सिटिंग एमएलए थे, और 1 सीट गई थी सीपीआईएम को। तो ये कुल सार है, और इस रेशियो से समझ लीजिए किसका पलड़ा कितना भारी है। क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा को 72 सीटें मिली हैं तो वो राहुल गांधी की या खड़गे साहब की रजामंदी के बगैर तो मिली नहीं होंगी। अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अजय माकन हाईकमांड के आदमी है, सबको पता है, ट्रेजरर भी है, महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो इस रेशो को जब आप समझेंगे, आपको भली भांति आइडिया हो जाएगा कि कल 11 बजे के बाद क्या होने वाला है। उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा आप लोग जिक्र कर रहे थे कि भैया इस बार मनोहर लाल को या नैब सिंह सैनी को या बीजेपी के किसी भी नेता को हरियाणा के लोगों ने कभी देख के वोट नहीं दिया। 14 हो या 19 हो, सब ने प्रधानमंत्री के चेहरे को देखा, वोट दिया, सरकार बनाई। अब क्योंकि 24 में वो ग्राफ काफ़ी डाउन आ गया है। अब देखिए 5-5 सीटें बट गई। अब आप हिसाब लगाइए, अम्बाला गैर जाट बेल्ट रिजर्व सीट है, सिरसा रिजर्व सीट है, दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, बीजेपी हार गई, और वो गढ़ है बीजेपी का। तो जब आप इस हिसाब से हिसाब लगाओगे कि किसी को भी अकाउंटेबल ठहराना ठीक नहीं है, चाहे ना वो गलती मनोहर लाल खट्टर की है, ना नैब सिंह सैनी की है, मनोहर लाल खट्टर की बात नहीं, जो परंपरागत राजनीति या कुछ परिवारों का कब्जा था, क्या वो भी खत्म होता दिखाई देगा? अब एक मुकम्मल तस्वीर भी तो आपके सामने पेश कर दें, वरना कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा डिटेलिंग के अंदर ही। 1 मिनट आदेश,
90 सीटों का जो ये एग्जिट पोल है, जो हमने 100 से ज्यादा पत्रकारों से करवाया है, कांग्रेस पार्टी 48 सीटें सीधे जीतती दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत अपने खाते में करती दिख रही है। बीजेपी 17 सीटें जीतती दिख रही है। आप कहेंगे पर ये तो बेर मेजॉरिटी है। पूरा आंकड़ा समझ लीजिए। आईएनएलडी, बीएसपी, अभय चौटाला और मायावती का गठबंधन 2 सीटें, निर्दलीय 3 और 20 पर टक्कर है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, पर टक्कर वाली सीटों को हटा दो तो तब भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस लेती दिख रही है। और जब टक्कर की बात करते हैं, आप अपना थोड़ा सा तजुर्बा इस्तेमाल कीजिए संजय कुमार। 20 की टक्कर का ये कहां कितना हिस्सा कांग्रेस, कितना बीजेपी की तरफ जाता दिखता है जब इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हो तो? मुझे नहीं लगता संदीप भाई कि कोई ऐसा फॉर्मूला है कि टक्कर हो तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा है, चांसेस दोनों पार्टी के इक्वल है। लेकिन हाँ, चूंकि जहां पर सीधा सीधा मुकाबला, मतलब 48 सीटें चूंकि कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं और 17 पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाने की गुंजाइश है, तो उस अनुपात में ही मैं, अगर आप कहें कि आप बिल्कुल बांटिए 20 को, मैं उस अनुपात में बांटूंगा और 20 में 10-10 का बंटवारा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि 10 में से शायद 13-14 कांग्रेस के पक्ष में चले जाए और 5-6 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला तो इसी तरह का है, उसी अनुपात में हम सीटों को कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में डाल सकते हैं। मतलब मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि 25 के करीब बीजेपी और 60-61 के करीब कांग्रेस, ये आंकड़ा आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आंकड़ा वो कह नहीं रहा हूं। मतलब ये होना चाहिए। हाँ, इंडिकेट कर रहे हैं आप, संकेत ये दे रहे हैं। क्योंकि आपने कहा 20 कहां जाएगा, तो मैंने बताया यही फॉर्मूला है। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो और आप कहें नहीं 20 को बांटिए, निश्चित बांटिए, तो मैं ऐसे ही बांटूंगा। अब यहां पर सारे पत्रकार हैं, तो जो देना चाहे अपना विश्लेषण दीजिए भविष्य वक्ता बनने के लिए। थोड़ा अब मैं भी आग्रह करूंगा, विनोद अग्निहोत्री आपसे शुरू करता हूं। बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? मुझे लगता है जो आपका आंकड़ा है मैं इसी के साथ जाऊंगा, जो 60 के करीब कांग्रेस, 25 हाँ, और 24-25 के आसपास बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि आपने एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसलिए मैं स्पेकुलेट कर लेता हूँ, वरना मैं उस स्कूल से नहीं हूँ जो स्पेकुलेट करता कोई है। बात नहीं। हाँ। लेकिन इन आंकड़ों के बेसिस पर 60+ कांग्रेस और बीजेपी 20+ या 20 नहीं छू पाएगी? बीजेपी 20+। 20+। दिबांग, मुझे लगता है ये जो 20 का आंकड़ा है उसी का बंटवारा चाह रहे हैं, तो 5 के करीब समझिए बीजेपी और 15 मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ जाना मतलब 62 कांग्रेस, 22 बीजेपी। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरह का उभार होता है और जिस तरह की ग्राउंड वो भी पत्रकारों का आकलन है, कोई जरूरी नहीं, वो कोई मतलब बाइबल नहीं है या गीता नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि इनमें कड़ी टक्कर है, तो मतलब ये सीटें आप मतलब 60-20 वाला आंकड़ा उसके करीब? मैं उसके करीब। विजय, मुझे भी लगता है 55 से 60 के बीच में कांग्रेस को होना चाहिए और 20 पर ही वो आगे पीछे 5 सीटें ऊपर होती हैं या नीचे होती है, वो भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ, यदि आप 10-10 भी कर दें, जो संजय जी नहीं कर रहे या दिबांग नहीं कर रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना नतीजे पर। हाँ, 58 और 27 हो रहा है। पर इसमें मेरा ये मानना है कि जब बीजेपी के दिग्गज अगर करनाल सीट हार रहे हैं, जो दरअसल आदेश, वो तो मनोहर लाल खट्टर के लिए प्रेस्टीज फाइट है। लाडवा अगर अटकी हुई है, या श्रुति चौधरी की तो शाम सीट के बारे में एक्सिस में इंडिया कह रहा है वो अटक रही है, अगर बड़ी बड़ी सीट भी बीजेपी की अटक रही है, तो ये आंकड़ा आपके हिसाब से कहां आएगा? आपका आकलन क्या है? मैं कई बार दे चुका हूं, फिर दे देता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है 55 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी ±3, 25 सीटें बीजेपी की अगेन ±3, और मैं 10 सीटें दे रहा हूं इंडिपेंडेंट और आईएनएलडी को। ठीक है। लेकिन इसमें से क्योंकि इलेक्शन अब दो पार्टियों के बीच में हुआ है, एक सेकंड बस, इलेक्शन क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में हुआ है, ये जो 10 सीटें हैं ये और घटेंगी जो इंडिपेंडेंस को जा रही हैं, लेकिन और ये बटेंगी कांग्रेस और बीजेपी में। इसका रेशियो क्या होगा वो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है तो कांग्रेस मतलब 58 तक जो जाएगी, यहाँ पर आकलन है एग्जिट पोल्स का, पत्रकार 100 के लगभग पत्रकारों से पूछा, यहाँ पर भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है,
बहुमत से कंफर्टेबली आगे है। आंकड़ा 55 रहता है या 65 रहता है या उससे ऊपर। बीजेपी 20 के आसपास, 2-4 ऊपर या 2-4 नीचे कहां पर आकर टिकती है, कल 11 बजे तक पता लग जाएगा। हजारों की तादाद में आपकी भी राय आ रही है, कुछ साझा की है। एक राय और बाकायदा आपसे साझा कर देता हूं। राजेंद्र खुरपा हैं, पंजाब वासी हैं, ये लगातार हमारे संदेश भेजते रहते हैं। उनका मानना है कि पत्रकारों के पोल से बीजेपी को अपनी कार्यशैली सुधारने और संविधान से छेड़छाड़ ना करने का संदेश मिलने वाला है। अब हिसार के लिए वक्त नहीं, हिसार तो खैर वो तो जींद है, हिसार की हमने बात कर ली थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।